हेलो एवरीवन, दिस इज रिजवान अहमद, योर गाइड फॉर आईबीपीएस एसओ एग्ज़ाम। आज आईबीपीएस एसओ का फाइनल रिजल्ट आ गया है एंड मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का। बहुत अच्छा लग रहा है उनसे बात करके। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड आप मेरा नंबर लेके आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप मुझे मैसेज कर देंगे विद योर बैंक सेलेक्टेड बैंक एंड स्कोर कार्ड, तो मैं आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट जो ऑलरेडी वर्किंग है मैं उनका नंबर भी आपसे शेयर कर दूंगा, जिससे कि वो आपको आगे के लिए गाइड कर देंगे। ठीक है, एंड मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि क्या प्रोसीजर है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या मेडिकल लगेगा, ये सारी भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो एंड अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इवनिंग में भी एक सेशन ले लेंगे, लाइव सेशन, जिसमें कि आप सारे स्टूडेंट्स के जो भी अगर आपके डाउट्स है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के जो भी डाउट है, तो हम उस डाउट को भी देख लेंगे कि आपके क्या क्या डाउट्स है। ठीक है, एंड अभी देखिए शुरू करते हैं। पहले देखिए हमारा मेंस का कट ऑफ, तो आपको पता ही है कि मेंस की कट ऑफ कैसी रही है। ये तो आपकी रही मेंस की कट ऑफ कि मतलब आपको क्वालिफाई करना है मेंस। उसके बाद ये वाली जो कट ऑफ है, ये रहेगी वो कट ऑफ जहाँ से आपको मतलब कि बुलाया जाएगा, मतलब शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये उन स्टूडेंट्स के नंबर रहे होंगे जो मतलब शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो ये लास्ट नंबर है, जो लास्ट स्टूडेंट है उसके बाद उनको स्कोर मिला है। फिर उसके बाद ये सिलेक्शन की क्राइटेरिया, काफ़ी बच्चों को इसमें डाउट था, मैंने उनको एक्सप्लेन किया था। अगर आप जनरल कैटेगरी में अगर सेलेक्ट होते हैं और आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो आपको अनरिजर्व में ही एडजस्ट किया जाएगा। ये देखिए ये वाली लाइन आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो अगर आप जैसे मान लीजिए आप ओबीसी थे, अगर आपको यूआर में सेलेक्ट किया गया है तो आपकी यूआर की ही प्रेफरेंस आपको मिलेगी। सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि अगर मेरे थर्ड प्रेफरेंस मिल रही है लेकिन मुझे ओबीसी में फर्स्ट प्रेफरेंस मिल रही है, तो वहाँ पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप अनरिजर्व में सेलेक्ट हो गए। भले ही आपकी थर्ड कैटेगरी मिल रही हो, भले ही आपको इंडियन ओवरसीज बैंक मिल रहा हो, जैसे मान लीजिए, क्योंकि कई बच्चों ने आईओबी नीचे डाला होगा, तो अगर आप आईओबी भी अगर आपको मिल रहा था, आपको वही मिलेगा, चाहे भले ही आपकी फर्स्ट प्रीफरेंस जो थी वो पीएनबी थी ओबीसी के अकॉर्डिंग, वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये एक चीज़ें थी। दूसरा पॉइंट, जब बाकी आप ये पॉइंट पढ़ लीजिए, क्राइटेरिया क्या है, मैंने ऑलरेडी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो बता दिया है। एज का भी मैंने बता दिया है, जिसकी एज ज़्यादा रहेगी, जैसे मान लीजिए अगर आपके 80 नंबर हैं और इसमें मान लीजिए 4 बच्चे हैं, ठीक है, और अगर कोई टॉपर है मतलब एज के हिसाब से, तो इसी को मिलेगी। भले ही आप सबके 80 नंबर हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सेकंड ही ट्रीट किया जाएगा, इनको थर्ड ट्रीट किया जाएगा, इनको फोर्थ ट्रीट किया जाएगा। अगर आपकी सीट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है तो आप रिजर्व लिस्ट में जो है आ जाएंगे, और ऑटोमेटिकली आपका रिजर्व लिस्ट में जो है स्कोर आ जाएगा। तो इनको एज के हिसाब से जो है सिलेक्शन में हेल्प मिलता है, क्योंकि वो आपसे सीनियर होता है, एंड सिलेक्शन के बाद जब ज्वाइनिंग होती है तब भी आप सीनियरिटी में ही आते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम रही है आपके इंटरव्यू के टाइम पे, वो आप करेक्ट कर लें, क्योंकि आपको वहाँ पे यही डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे दोबारा। प्लस कुछ एड ऑन्स भी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए कि मतलब कि रिजर्व लिस्ट वैसे 10% होता है शायद, इस बार 20% लिया है इन्होंने। 20% यानी जैसे कि अगर जनरल की हम देख लिए तो ऑलमोस्ट 16 लोग आ जाएंगे, और ईडब्ल्यूएस में आपके हो जाएंगे, मतलब समझ लीजिए ऑलमोस्ट 3.2 यानी 3 या 4 ले लेंगे। और भी कुछ सीट्स है जिसके हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो वो जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ तो बैंक ऑफ इंडिया में टोटल वैकेंसीज 5 है, तो अभी इसकी कट ऑफ इसके हिसाब से नहीं किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा, जैसे मान लीजिए टोटल हमारी जनरल की 80 है, ठीक है, तो 80 के अकॉर्डिंग आपके 2% ले लेंगे। ईडब्ल्यूएस में 16 है तो 16 के हिसाब से ले लेंगे। ओबीसी में 49 है तो 49 के हिसाब से 20% ले लेंगे। अब जो स्टूडेंट प्रोविजनली अलॉट नहीं हुआ जिनको, या रिजर्व लिस्ट में नहीं आया, तो उनको मतलब कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और लिखा भी है कि 3 to 4 टाइम्स आपका जो स्कोर मतलब आएगा। और इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए कि मान लीजिए अभी जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बीओबी में 22 जनरल सीट्स है, ठीक है। अगर मान लीजिए उनको कोई एक सीट लेना है एक्स्ट्रा, जरूरी नहीं है कि वही 22 में ही सिलेक्शन होगा, 2+1 आ गया। अब ये +1 के लिए वो एक एग्जाम क्रिएट नहीं करेंगे, मतलब एग्जाम कंडक्ट कराने का कोई मतलब भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो इसी +1 में रिजर्व कैटेगरी को ले लेंगे। या सपोज कीजिए 22 सीट्स में अगर मान लीजिए 18 स्टूडेंट्स ही आते हैं, तो अब ये 4 सीट्स जो है एम्प्टी रह गई है। इसको फिलअप करने के लिए भी वो रिजर्व लिस्ट को यूज कर सकता है। सिमिलरली ऑल अदर कैटेगरी, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो या फिर ओबीसी हो, अगर कोई भी एक सीट क्रिएट होती है तो वहाँ एग्जाम कंडक्ट कराने की जगह वही रिजर्व लिस्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी रिजर्व लिस्ट वगैरह आपकी ऑलरेडी शेयर कर दी, तो आप वो देख लीजिएगा। देखिए ये आपकी टोटल सीट्स रही है। बीओबी में टोटल 50 है, और सबसे ज़्यादा पीएनबी, जो भी स्टूडेंट्स का पीएनबी बीओबी और कैनरा में हुआ उनको काफ़ी अच्छी बैंक्स मिली है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा प्रेशर तो हर बैंक में रहता है, वो आपको कोप अप करना पड़ेगा। ठीक है, एंड अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो जुडिशरी करना चाहता है
जिनके 3 इयर्स एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो वो आपका ही कॉल है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपका फर्स्ट प्रेफरेंस अगर जुडिशरी है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस जुडिशरी है, तो आप जुडिशरी में ही जाइए, ठीक है? क्योंकि फिर आप सीट में आएँगे, आप सीट लेंगे और मान लीजिए कि आपको फिर लगता है कि अरे मेरा एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, आप वापस ड्रॉप करके फिर आप जाते हैं, तो एक सीट भी आप वेस्ट करते हैं। एंड जिनका 3 इयर्स एक्सपीरियंस हो गया, तो उनको ऐसा ज़रूरत नहीं है, वो अपना जॉइन कर सकते हैं, साथ के साथ मेहनत कर सकते हैं एंड जुडिशरी में उनको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं, क्योंकि उनके 3 इयर्स कंप्लीटेड है। जिनका 3 इयर्स कंप्लीट नहीं है, वो ये सोच समझ के ही यहाँ पे जॉइन करें कि आपका 3 इयर्स काउंट नहीं होगा और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर आप एक सीट वेस्ट करेंगे। उससे अच्छा है कि आप पहले ही जॉइन ना करें, ठीक है? जिनका 3 इयर्स हो गया है, वो जॉइन कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए मैक्सिमम कट ऑफ जैसे मैंने डिस्कस किया था, उसी के आसपास ही है, ठीक है? तो ये आपकी मैक्सिमम स्कोर रहा है। मैक्सिमम स्कोर जैसे मैंने बोला था, इससे ज़्यादा तो आपका नहीं जाने वाला है, ठीक है? तो उतना ही ऑलमोस्ट आया है और इससे ये मतलब कि हाईएस्ट स्टूडेंट। अब इसमें हुआ क्या है, जैसे मतलब जो सपोज़ कीजिए जिनके 56 भी थे, उनको शायद इंटरव्यू में स्कोर नहीं अच्छा मिला, तो इस वजह से उनके जो स्कोर था थोड़ा-सा कम हो गया, ठीक है? अभी मान लीजिए इंटरव्यू में किसी को 10 मिल रहा है, किसी को 8 मिल रहा है, मैंने किसी को सुना है 9 भी मिला है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा उनको दिक्कत आई है कि मतलब उनको फेवरेट प्रेफ़रेंस या तो मिली है या फिर नहीं मिल पाई है, ऐसा भी हुआ है, ठीक है ना? तो ये भी इंटरव्यू का मैंने जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग से ही कि इंटरव्यू का मेजर रोल रहेगा। अभी जैसे कि एक मेरी स्टूडेंट ही है जिसको मैं स्टार्टिंग से गाइड कर रहा हूँ, तो मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था। तो अगर उनका देखा जाए, तो उनका इंटरव्यू की वजह से ही हुआ। उन्होंने बोला है कि उनका 17 समथिंग उन्होंने बताया कि इंटरव्यू में आया, तो उनका 17 की वजह से ही हुआ है। अभी आप मिनिमम कट ऑफ देख लीजिए, यहाँ पे ये जो एज लिखा है, ये एज का मतलब ये होता है कि इससे अगर कोई इस स्कोर पे है, सपोज कीजिए इस स्कोर पे कोई है, ठीक है, वो इससे जूनियर है, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, उसका रिजर्व लिस्ट में हुआ होगा। तो ये लिस्ट का मतलब ही यही है कि ये सीनियर थे इस स्कोर पे, ठीक है? तो ये जो आपकी अगर ये कट ऑफ देखें, तो 80.80 क्या है, ये मिनिमम कट ऑफ है। मिनिमम मतलब कि इतना तो चाहिए आपको फॉर सिलेक्शन, और अगर आपका 80.80 है तब भी नहीं हुआ है, तो उसका रीज़न ये है कि एज। सपोज कीजिए आप जैसे यूआर में 2000 वाला जिसका हुआ है, आपकी 2001 है, तो आपका नहीं हुआ होगा, आप रिजल्ट लिस्ट में आ गए होंगे। अब रिजल्ट लिस्ट में भी देखना पड़ेगा, सपोज कीजिए आप रिजल्ट लिस्ट में आपका नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि हो सकता है जैसे ये जुलाई है, हो सकता है उनका दिसंबर हो, दिसंबर 2000, आपका 2001 है, तो आपका नहीं होगा, ठीक है? तो ये भी एक जो है चीज़ें क्राइटेरिया जो है रहती है, डिफरेंट डिफरेंट देख लीजिए, आप चाहे आईटी देख लीजिए, आप चाहे एग्रीकल्चर देख लीजिए, मार्केटिंग देख लीजिए, सब में जो मिनिमम कट ऑफ है वो इसी हिसाब से रही होगी, आपकी एज के हिसाब से आपका जो कट ऑफ है वो रहती है। अभी मैंने जैसे बोला था आईटी मार्केटिंग में बोला था, अगर आपके 30 स्कोर तक आ जाता है, तो आपको जो है मार्केटिंग में मिलने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं और मिला भी होगा। एंड जो बच्चों के कम रहे होंगे, अगर इंटरव्यू में बहुत अच्छे स्कोर आएंगे, इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, तो उनका भी सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो गया होगा। एंड क्योंकि लॉ ऑफिसर में अगर आप देखेंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, सर इंटरव्यू की वजह से हमारा हुआ है, क्योंकि किसी के 15 है, किसी के 17 है। एंड कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनके साथ भी थोड़ा सा मतलब अब मेरे लिए तो एक मेरे को बुरा ही लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट का नहीं हो पा रहा है। अभी मेरे एक स्टूडेंट से बात भी हुई, तो मुझे उससे आई नो कि उसको ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, बट मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था कि वो कुछ पॉइंट से रह गया जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरव्यू। मतलब सिलेक्शन होते होते भी बेचारे का नहीं हो पाया, तो ये मुझे थोड़ा सा मतलब लगा कि मतलब इंटरव्यू ने इतना मेजर रोल प्ले किया है इस बार कि आप सेलेक्ट हो, वो भी सपोज कीजिए आपके 51 भी अगर आपके इंटरव्यू में ही उन्होंने 8 नंबर दिया, हो सकता है आपको प्रेफरेंस नहीं मिली या हो सकता है आप सेलेक्ट ही नहीं हुए। तो ये भी एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस बार इंटरव्यू का। एंड जिसका मैंने इंटरव्यू लिया जिस भी स्टूडेंट का, मोस्टली उनका तो हो गया, कुछ एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनको रिजर्व लिस्ट मिला है, ठीक है? तो रिजर्व लिस्ट भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर सीट क्रिएट होती है या कोई ज्वाइन नहीं करता है, तो हो सकता है उनको मिल जाएगा, ठीक है? रिजर्व लिस्ट की बात कर लेते हैं। रिजर्व लिस्ट जैसे आप देखेंगे कि EWS, ठीक है, मैं मिनिमम लिस्ट भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? अब आप देखिए रिजर्व लिस्ट की बात कर लेते हैं। रिजर्व लिस्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये सारे पोस्ट के आप देख लीजिए रिजर्व लिस्ट, ठीक है? उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे मार्केटिंग में 48.27 है यूआर का, लेकिन वहीं पे जो मेन कट ऑफ रही है यूआर की 51.87, देख लीजिए कितना डिफरेंस है, 4 नंबर का डिफरेंस है। अब उनके जो 20% रहे होंगे, उनके जो 20% रहे होंगे, हो सकता है उनकी सीट ज़्यादा हो, इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स उस रेंज में आए होंगे। तो अगर कोई सीट क्रिएट होती है या वैकेंट रहती है, तो उस टाइम पे इनको फ़ायदा मिल सकता है। सिमिलरली अगर आप एचआर का देखेंगे, एचआर में रिजर्व 60 पॉइंट है, 60.40 है और वहाँ पे 61.27 मिनिमम, ठीक है?
20% के हिसाब से। लॉ ऑफिसर्स में 80.80 है, यहाँ पे 80.07 है। तो अगर कोई भी पोस्ट क्रिएट होती है तो आपको चांसेस है थोड़ा, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप इसमें उम्मीद लगा के ना रखें। एंड जो 3 to 4 टाइम जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट का आप तो बस एक बार देख लीजिए, अगर नहीं होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रिपरेशन करते रहिए। चाहे वो स्केल 2 का है या स्केल 3 का एग्ज़ाम आता है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप उसमें मतलब एग्ज़ाम दीजिए। हो सकता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा। इंश्योर जिनके मतलब 60% प्लस है, वो आप NICL वगैरह या फिर कोई भी दूसरे PSUs के एग्ज़ाम दीजिए, तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम में कि मतलब हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अब आपके पास इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस है। आप ऑलरेडी जो अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट करा, आप उससे ही ऊपर हो, ठीक है ना। अब राजभाषा में देख लीजिए, राजभाषा में 44 है, यहाँ पे 42.40 रिजर्व में। इसी तरीके से आप चाहे IT ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, आपकी जब भी सीट सपोज कीजिए अगर आपकी 200 सीट्स है जनरल की, ठीक है, और अगर आप सपोज 20 मतलब आपका जो नंबर आ रहा है वो 201 है, अगर इसमें कोई वैकेंट रहता है तो ऑब्वियसली आप, क्योंकि आप लास्ट मतलब सबसे फर्स्ट कैंडिडेट हो रिजर्व में, वैसे लास्ट हो सिलेक्शन में पर रिजर्व में फर्स्ट हो, तो आपका चांसेस है होने का। अगर ये मान लीजिए कि मतलब उन्होंने कैटेगरी मतलब उस UR कैटेगरी में 2 सीट्स क्रिएट की, सपोज कीजिए किसी ने छोड़ दिया या फिर मतलब कोई उनको ज़रूरत है, तो ये इस 2 सीट्स के लिए वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएंगे। हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और ये भी डिपेंड करता है एज पे। सपोज कीजिए आप तो फर्स्ट कैंडिडेट है, लेकिन एज में एक और बंदा आपके साथ ही है, क्योंकि अब जब स्कोर बराबर है तो सबकी रैंक 1 ही है, 201 201 201, ठीक है। तो अब एज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो ये भी एक चीज़ है जो आप ध्यान रखेंगे कि, क्योंकि देखिए आप अगर आप EWS का यहाँ पे लॉ ऑफिसर्स का देखेंगे तो वहाँ मिनिमम में 79.67 है, EWS में भी रिजर्व लिस्ट में 79.67 है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हो सकता है सेम स्कोर पे 2 3 4 बच्चे और हैं जिसकी वजह से वो लोग रिजर्व लिस्ट में आ गए हैं। चाहे SC ST में देख ले, इसमें भी ज़्यादा गैप नहीं है, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 1 नंबर का SC में है, और ST में भी थोड़ा 1 नंबर के आसपास ही गैप है, तो ज़्यादा मतलब गैप नहीं मिला है। OBC में भी ज़्यादा गैप नहीं है, क्लोज है लॉ ऑफिसर्स में। तो ये एक चीज़ रहेगा। तो आप ये बात याद रख लिए कि अगर रिजर्व लिस्ट में आने के लिए क्या है, आपको एक तो 20% क्राइटेरिया है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो देख लिया। अगर आप UR में सेलेक्ट हुए, आप रिजर्व में थे, ठीक है, तो आपको रिजर्व में ही कंसिडर किया जाएगा। आपकी प्रेफरेंस रिजर्व में अगर फर्स्ट नंबर थी उससे कोई मतलब नहीं है, आपको UR के अकॉर्डिंग अगर आपका थर्ड प्रेफरेंस भी मिल रहा होगा तो आप थर्ड में ही सेलेक्ट होंगे, फर्स्ट में नहीं होंगे, ठीक है। 20% स्टूडेंट जो अभी वेट करें, अगर कोई न्यू सीट्स क्रिएट होती है, ठीक है, तो आपको रिजर्व लिस्ट में फ़ायदा होगा। या कोई नो रिपोर्टिंग केस है जिसमें रिपोर्ट ही नहीं किया, ठीक है, तो भी आपको रिजर्व लिस्ट में मिल सकता है। या फिर जो मतलब सपोज कीजिए ज्वाइनिंग तो की बट उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, तो आपके चांस है कि मतलब आपको मिल सकता है रिजर्व लिस्ट में। ये फ़र्क पड़ेगा। अब कुछ डाउट्स ये भी है कि अगर आप रिजर्व लिस्ट में नहीं आए, सपोज कीजिए कि आप फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे UR का एग्जांपल लेके चलते हैं, UR को हम बेस मान के चलते हैं, ठीक है। तो आप अगर समझ लिए UR की जो कट ऑफ थी 80.07 थी, लेकिन आपके 80.01 है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, नहीं। अगर ये स्टूडेंट्स रिजर्व में ही हैं, ये लोग ज्वाइन नहीं करते हैं या कुछ भी होता है, या फिर सीट सपोज कीजिए यहाँ पे 2 ही लोग आ रहे हैं, 80.07 तक 2 ही कैंडिडेट्स आ रहे हैं, लेकिन सीट्स क्रिएट की 4, लेकिन क्योंकि सीट 2 ही थी तो 2 ही लोगों को मिलेगा। आप ये नहीं है कि आप 80.01 तक रिजर्व लिस्ट आ जाएगी। मतलब कि सपोज कीजिए, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। जैसे मान लीजिए UR की जो सीट्स थी वो मतलब 80.07 तक रिजर्व लिस्ट आ गई, ठीक है। सपोज कीजिए इसमें 2 सीट्स हैं, किसी बैंक ने सपोज कीजिए PNB ने बोला कि मुझे और 4 कैंडिडेट चाहिए अनरिजर्व में, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब इसमें 2 और ऐड हो जाएगी, यानी कि 80.01 में अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको भी ले लिया जाएगा मतलब उसमें वेटिंग लिस्ट में, तो उसमें नहीं आएगा। आप वेटिंग लिस्ट में यही माना जाएगा 80.07। तो अगर 2 ही सीट्स है जनरल की तो सिर्फ ये 2 ही सीट मिलेगी, ये 2 वैकेंट रह जाएगी। अब आपको करना क्या है, आपको नेक्स्ट एग्जाम में ही वैकेंसी को रेज करना पड़ेगा। तो जिनका अगर अलॉटमेंट रिजर्व कैटेगरी में भी नहीं हुआ है तो उनको रिजर्व में नहीं माना जाएगा। सपोज कीजिए आज रिजल्ट आया, आपका लिख के आया होगा कि यू आर इन रिजर्व लिस्ट, तो आपको रिजर्व लिस्ट में माना जाएगा। अगर आपके में नहीं लिख के आया तो आपको रिजर्व लिस्ट में भी नहीं माना जाएगा। और अगर कोई सीट्स क्रिएट होती है तो आपको बुलाया जाएगा, या कोई नॉन रिपोर्टिंग या नॉन ज्वाइनिंग केस है तो आपको बुलाया जाएगा,
या फिर ये समझ लीजिए कि मतलब किसी ने ज्वाइन किया, रिज़ाइन कर दिया। अब बैंक के ऊपर है कि क्या वो बुलाना चाहता है नए कैंडिडेट को। अगर बुलाना चाहता है तो आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, ठीक है। यही कुछ केसेस हैं जहाँ पे आपके मतलब होने के चांसेस है। बाकी जो ऑलरेडी जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहता है और उसके 3 इयर्स एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं तो उसको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ज्वाइनिंग ना करें, क्योंकि और ये भी हर कैंडिडेट के लिए नहीं है। सपोज कीजिए किसी को सिर्फ जॉब चाहिए था, उसको जुडिशरी का जॉब चाहिए था बस एज अ जॉब, अब उसको बैंक का जॉब मिल गया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप करना तो चाहते हैं जुडिशरी लेकिन आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। आप थोड़ा सा अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप थोड़ा लाइए, आप कुछ अमाउंट सेव करके आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपना एक्सपीरियंस ले सकते हो। या फिर जो स्टूडेंट जिनका मतलब जिनकी यंग एज में मतलब सब सिलेक्शन होता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। रीज़न बिंग क्योंकि आप 3 इयर्स यहाँ पे काम करके या 2-3 इयर्स आप काम करके फिर आप 3 इयर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जिनका ऑलरेडी 3 इयर्स हो गया है वो ज्वाइन कर सकता है। एंड मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, जो बिल्कुल यंग एज पे हुआ है तो वो अभी थोड़ा सा चाहता है जुडिशरी के लिए, तो वो स्टार्टिंग में ही 3 इयर्स एक्सपीरियंस ले ले, क्योंकि फिर आपको टाइम नहीं मिलता। फिर आपको क्या है, जैसे आप मान लीजिए अब 28 तक आप आ गए, फिर आपको ना एक प्रेशर भी आ जाता है कि अब 3 इयर्स एक्सपीरियंस भी नहीं है, आप जॉब में भी हैं, फिर आप रिज़ाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उसकी भी प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। सपोज आप नहीं कर पा रहे रिज़ाइन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको सोचनी है। अब आप मान लीजिए 28 में आपने रिज़ाइन कर भी दिया, तो 3 इयर्स एक्सपीरियंस करते करते आपकी इतनी एज आ जाएगी कि आपके पास 1 या 2 अटैम्प्ट, हार्डली 1-2 अटैम्प्ट सबके बचेंगे। पोस्ट आती है नहीं आती है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो अगर आप यंग एज में हैं, आप जुडिशरी एम है कि मतलब आपको जुडिशरी ही करना है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप बैंक ज्वाइन ना करके मतलब जुडिशरी पे ही फोकस करें, अपने 3 इयर्स एक्सपीरियंस को कंप्लीट किए, क्योंकि अभी जजमेंट आने वाली है। एंड हो सकता है कि 3 इयर्स आपका मैंडेटरी कर दे। अगर वो मैंडेटरी कर दिया तो आप ऑलरेडी आपकी यंग एज है, आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, तो आपका फिर तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई ऐसा एम नहीं है कि जुडिशरी बस करना था जुडिशरी बट बैंक भी हो गया चलेगा, तो आप ज्वाइन कीजिए। अगर आपको जुडिशरी ही एम था स्टार्टिंग से कि मुझे भाई बनना ही है, तो अब मैं आप सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है आप ज्वाइन ना करें। एंड जो जिसके पास 3 इयर्स एक्सपीरियंस है, चाहे उसका जुडिशरी एम हो ना हो, वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है। आप हार्ड वर्क कीजिए एंड आपका जुडिशरी का भी एग्ज़ाम जो है क्लियर हो सकता है। थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा बट हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं एक लाइव सेशन के लिए कोई आपके डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि हम लोग एक लाइव सेशन रख लेंगे। आपके जो भी डाउट्स है तो हम वो डाउट्स को भी क्लियर कर लेंगे, मतलब क्या आपके इशू है एंड क्या अब प्रोसेस है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे। आपको मेरे अगर आपको ऑलरेडी जॉइंट लॉ ऑफिसर्स के नंबर चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। एंड आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ में अब मैं आपको उनका नंबर भी शेयर कर दूँगा, जिससे कि आप उनसे भी बात कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।